हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका नेमी सर। जैसे कि अपन क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके 3 लेक्चर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रेसिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। कैसे सॉल्व किया जाता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, किसी भी सर्किट में करंट कैसे फाइंड आउट की जाती है, पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये 2 टर्मिनल्स है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। इनके बीच में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कर रखा है। तो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन पड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दोनों को मिला के कई बार ऐसा भी लिख दिया जाता है मिक्स कॉम्बिनेशन। है तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो। यहां पर सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल में है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां स्टार्ट करा, तो जैसे ही मान लीजिए यहां पर कोई करंट है, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। करंट अगर डिवाइड हो रही है, करंट अगर डिफरेंट है, तो हमेशा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो कहने का मतलब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये दोनों हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस पूरे का मैंने नाम दे दिया R1। उसके बाद करंट यहां से फ्लो करी, इसके अंदर से सीधी निकल जाएगी, एक ही वायर का पार्ट है, तो इस वजह से ये जो आपका R2 है, दिस वन इज R2, ये हो गया 2 ओम और किसमें हुआ, सीरीज में। फिर से यहाँ पे करंट आई, वो फिर से अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। करंट का डिवाइड होना मतलब पैरेलल। इन तीनों की कॉम्बिनेशन को मैंने नाम दे दिया R3। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है R1। अब R1 इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम। R1 कैलकुलेट मेरे को करना है। अगर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट को मैंने बोल दिया इसका R1। इट बिकम्स 1 अपॉन फर्स्ट रेसिस्टेंस अपॉन प्लस 1 अपॉन सेकंड रेसिस्टेंस प्लस 1 अपॉन थर्ड रेसिस्टेंस, ऐसे चलता जाता है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 6, ये हुआ 2 प्लस 1, इट बिकम्स 3/6। तो 1 अपॉन R1 की वैल्यू 3/6, तो R1 आ गया यहाँ पर 2 ओम। R1 की वैल्यू कितनी आई, 2 ओम। अब R2 को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, वो सीरीज में है और वैसे भी उसकी वैल्यू 2 ओम है। R2 यहाँ पर कितना हो गया, 2 ओम। अब बात करते हैं R3 की। R3 फिर से तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 1 अपॉन R3 इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट रेसिस्टर्स प्लस 1 अपॉन सेकेंड प्लस 1 अपॉन थर्ड। इसको सॉल्व कर सकते हैं, या एक मैंने सीधा ही मेथड बताया था कि मेरे को R इक्विवेलेंट निकालना है और सारे रेसिस्टर सेम वैल्यू के हैं, तो जितने नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है उनसे डिवाइड कर दीजिए। R3 आ जाएगा 18 अपॉन कितने रेसिस्टर्स है, 3, तो इट बिकम्स 6 ओम। R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। R1 is 2, R2 is 2, R3 is 6। अब ये जो मैंने लिखा है, इसी को अगर वापस बनाएं अपन सॉल्व करने के बाद, तो ये टर्मिनल हुआ E, यहाँ पे रेसिस्टेंस कनेक्ट है R1, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, R1, R2 एज इट इज है, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, R3। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। अब और ये पॉइंट क्या है, B। अब तीनों रेसिस्टर्स आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। सीरीज का फॉर्मूला, तो रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B, या फिर आप लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तीनों सीरीज में है तो तीनों को ऐड कर दीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, R2 की है 2 और R3 की है 6, तो टोटल आ जाता है या 10 ओम। तो ऐसे अपन किसी भी सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको V एंड I फाइंड आउट करना होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं।
सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है I, I1 एंड V। कहने सो ये वैल्यू हुई I2 की। अब जो करंट I है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, I1 I2। करंट I की वैल्यू पता है 60/19 एम्पियर। कहने का मतलब है ये 60/19 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो क्या अपन इसके दो पार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। सो अपन क्या लिखेंगे, इसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, I1 रेशियो I2। I1 क्या होता है ये अपन निकाल चुके हैं, सो V'/10 रेशियो V'/5। V' से V' कैंसिल आउट, तो 1/10 रेशियो 1/5। कंप्लीट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, सो ये आएगा 1:2। कहने का मतलब है कि मेरे पास टोटल करंट इतनी है, इस करंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है 1:2 में। तो 60/19 को 1:2 में डिवाइड करना है। ये पार्ट है I1 का, ये पार्ट है I2 का। कैसे करते हैं? तो I1 इक्वल्स टू 1/सम ऑफ रेशियो, खुद का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट कितनी है 60/19। वैसे अगर I2 निकालना है तो इसका खुद का रेशियो कितना है 2/सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई जिस करंट को डिवाइड करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गया 60/57 और ये आ गया 120/57 एम्पियर। क्रॉस चेक किया जा सकता है क्योंकि I जो है दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 कितना है 60/57, I2 कितना है 120/57। सम कीजिए, यह आया 180/57। कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, ये आया आपका ये आया आपका 3 से डिविजेबल 60/19 एम्पियर। कहने का मतलब दो पार्ट में डिवाइड हुई और पार्ट क्या आ गए 60/57। आपको I1 की वैल्यू पूछी है तो आंसर इज 60/57 एम्पियर। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी भी कंडक्टर में करंट पास करती है तो रेसिस्टेंस की वजह से वो वायर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। हॉट होने की वजह से उसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको जैसे स्विच बोर्ड में लगा के स्विच ऑन किया जाता है तो उसका जो नीचे का बॉटम पार्ट है वो गर्म हो जाता है। अब गर्म कैसे हो गया? तो किसी भी कंडक्टर में जब भी करंट पास करेंगे तो रेसिस्टेंस की वजह से उसमें जो चार्जेस प्रेजेंट है उन पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से यही जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी के अंदर। ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे अपन हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। तो आपने ये बोला है कि जो चार्जेस है उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सो मान लेते हैं कि चार्ज है, कोई भी चार्ज है Q और पोटेंशियल है वहां पर V। कोई भी सर्किट है उसमें चार्ज है Q और पोटेंशियल दे रखा है सर्किट का V। कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में? सो अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सो W इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर QV। W इक्वल्स टू क्या हो गया QV। Q क्या होता है? सो I इक्वल्स टू होता है Q/T। सो Q इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर IT। तो फॉर्मूला बन गया VIT।
अपने को पता है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, सो ये बन गया यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को, वो इक्वल होता है आई स्क्वायर आर टी के। अब यही वर्क जो होता है, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यही वर्क जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो हीट एनर्जी इक्वल्स टू आ गई आई स्क्वायर आर टी, और इसी लॉ को बोला जाता है जूल्स हीटिंग लॉ। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी उसी को बोला जाता है जूल्स हीटिंग लॉ। तो कहने का मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हीट एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होगी, तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। पहली बात तो करंट पे, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हीट एनर्जी होगी वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट करंट, सेकंड रेजिस्टेंस, नंबर थर्ड टाइम। तो जूल्स हीटिंग लॉ के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट, प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो किसी भी कंडक्टर में जब ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है उसका तो भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा टाइम के लिए अगर करंट फ्लो करेगी तो भी हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। हीटिंग इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस है? सो नंबर फर्स्ट जो एप्लीकेशंस होती है, तो इन सब में जो बेसिकली कॉइल यूज की जाती है या मटेरियल जो यूज किया जाता है उनके कॉइल फॉर्मेशन के लिए, वो सब अलॉयज होते हैं। तो जैसे कि पहले नाम याद करे थे अपन ने, बात करी थी, मैग्नीन हुआ, कॉन्स्टेंटिन हुआ, नाइक्रोम हुआ। तो ये सब अलॉय यूज किए जाते हैं इनके लिए, जिनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से इनको एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन अगर देखें, इन इलेक्ट्रिक फ्यूज, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। ये एक सेफ्टी डिवाइस है, जैसे घर में लगी रहती है, जैसे स्विच बोर्ड या कहीं पे भी फ्यूज जो लगा देते हैं अपन, तो उससे क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज है, फ्रिज, टीवी, कूलर, एक्स्ट्रा अगर वोल्टेज आता है घर में तो उससे उनसे प्रोटेक्शन हो जाता है एंड वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो फ्यूज वायर जो बेसिकली होता है वो भी एक स्पेशल टाइप के अलॉय से मिलके बना होता है। इसके लिए टिन एंड लेड Sn प्लस Pb का एक अलॉय लिया जाता है, उससे मिलके बना होता है। अगर आइडियल फ्यूज की बात करें, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत लो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का, मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो तो वायर मेल्ट होना जाना चाहिए। मेल्ट होने से उसका कनेक्शन, जितने भी सर्किट्स, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट है, उन सब में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाता है, कनेक्शन कट हो जाता है और वो डैमेज होने से बच जाती है। नंबर थर्ड एप्लीकेशन इन बल्ब्स। तो बल्ब के अंदर क्या होता है? टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट। फिलामेंट जैसे कि आपने देखा होगा, बल्ब के अंदर एक पतली सी स्ट्रक्चर होती है, स्प्रिंग शेप की या सीधा भी हो सकता है, तो वो होता है फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अगर अप्रोक्सीमेट बात करें तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्सीमेट इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी डिवाइस किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करती है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर, डिनोटेड बाय P। सो P इक्वल्स टू हो गया इलेक्ट्रिक, बेसिकली अगर बात करें P इक्वल्स टू हो गया
इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम. इलेक्ट्रिक एनर्जी डिनोटेड बाय E, so फॉर्मूला बिकम्स E अपॉन T. सो ये एक टाइप की एनर्जी हो गई E और टाइम हो गया T, तो P इक्वल्स टू E अपॉन T. तो ये बात होगी इलेक्ट्रिक पावर की. अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, सो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, टाइम की होगी सेकेंड, इसी को ही बोलते हैं वॉट. इसी को बोला जाता है वॉट. वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर. बट जनरली इसको किलोवाट और मेगावाट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. सो व्हाट इज किलोवाट. किलोवाट 10⁻³ वॉट मींस 1000 वॉट, और ये होता है 10⁻6 वॉट. सो अपने पास ये जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू E अपॉन T, इसमें अपन एनर्जी को वर्क से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का मतलब ही एनर्जी ही होता है. दोनों की यूनिट भी अगर आप देखेंगे, एनर्जी की भी जूल, वर्क की भी जूल. सो यहां से आ गया वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. वर्क इक्वल्स टू आया पावर इनटू टाइम, और अभी अपन ने पढ़ा था यही वर्क हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो वहां से H इक्वल्स टू अपन ने लिखा था I²RT. सो एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर अपन देखें, सो यहां से क्या बोल सकते हैं कि पावर इक्वल्स टू होता है I²R. सो ये एक फॉर्मूला आया पावर का कि पावर कंज्यूम्ड बाय एनी डिवाइस इज I²R. और भी इसके फॉर्मूले बना सकते हैं. अपने को पता है V इक्वल्स टू IR. तो ओम्स लॉ का यूज करके और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे कि P इक्वल्स टू VI आ जाएगा इसको रिप्लेस करने पर, P इक्वल्स टू V² अपॉन R आ जाएगा. तो ये कुछ फॉर्मूले बनते हैं इलेक्ट्रिक पावर के. P इक्वल्स टू I²R, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू V² अपॉन R. तो ऐसे अपन इलेक्ट्रिक एंड पावर को डिफाइन करते हैं. यहाँ पर अगर अपन देखें तो कई बार आपने बल्ब देखा होगा या मोबाइल चार्जर देखा होगा, उन पे उनकी रेटिंग फिक्स होती है. रेटिंग कैसे लिखी रहती है, जैसे बल्ब की बात करेंगे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको इस पे. तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हो गया पोटेंशियल या फिर वोल्टेज. कहने का मतलब जो बल्ब आप यूज कर रहे हैं वो इतने वोल्टेज पे वर्क करेगा और इतनी पावर वो कंज्यूम करेगा. इतनी उसकी पावर कंजप्शन रेट है 60 वॉट. अब ऐसे ही मान लीजिए एक बल्ब नहीं हो, घर में आपने बहुत सारे बल्ब यूज करे, बहुत सारे अपन बोल सकते हैं कि फैन यूज करे, कूलर, एसी, टीवी. तो ये सब यूज करने के बाद अगर आप बोले कि टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, क्या उसका कॉस्ट है, तो यही तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है. इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें यही बताया जाता है कि कितनी यूनिट आपने बिजली खर्च करी है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट आती है. तो अब अपन यही देखेंगे कैसे कैलकुलेट की जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो नेक्स्ट है एनर्जी कंज्यूम. सो पावर में एक फॉर्मूला पढ़ा P इक्वल्स टू E अपॉन T. सो यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू आ गई पावर इनटू टाइम. सो ऐसा यूनिट की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल. बट यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप देखेंगे जूल नाम का कोई वर्ड नहीं होता, वहां पर बात की जाती है यूनिट्स की फॉर्म में, यूनिट्स और kWh. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की दो यूनिट होती है, एक को अपन बोलते हैं ऐसा यूनिट और दूसरी को बोलेंगे कॉमर्शियल यूनिट. फर्स्ट वन इज ऐसा यूनिट, दूसरी होती कॉमर्शियल यूनिट. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल एंड कॉमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आर, या जिसको बोला जाता है kWh. किलोवाट आर शॉर्ट फॉर्म में kWh, और इसका दूसरा नाम है यूनिट. kWh और यूनिट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड ऐसा यूनिट इज जूल. अब कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एनर्जी गिवन है तो फॉर्मूला P इंटू टी होता है.
पावर की एसआई यूनिट, अगर ये सारी चीजें एसआई यूनिट में ली जाती है तब तो जूल में आएगा। जैसे कि पावर आपने ले ली वॉट में, टाइम कैलकुलेशन किया आपने सेकंड में, तो वॉट इंटू सेकंड ही होता है जूल। बट अगर kWh की बात करें तो पावर होना चाहिए किलोवाट में इंटू टाइम होना चाहिए आर के अंदर। तो kWh का मतलब यही होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी टाइम इन आवर्स। तो आर को मल्टीप्लाई करना है किलोवाट से तो क्या आ जाता है वो kWh के अंदर। सो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, किसके अंदर बात करेंगे kWh के अंदर या फिर जूल में भी करेंगे। अब एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में kWh इन जूल के अंदर, कैसे निकाल सकते हैं देखिए। अगर बात करें 1 kWh तो ये इक्वल होता है 1 यूनिट की। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो किलोवाट की जगह क्या आना चाहिए था, वॉट आना चाहिए था। 1 किलोवाट में वॉट होते हैं 1000, सो ये हो गया 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाई ये है आर। 1 आर में मेरे को चाहिए सेकंड, तो 1 आर में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। यहां यूनिट्स की फॉर्म में बात करें तो ये हो जाता है 36 इंटू 10⁵ वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, वो होता है जूल, तो ये बन जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये रिलेशन होता है 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि आपको kWh में दे रखा है उसको जूल में कन्वर्ट कीजिए, सो इससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी kWh दे रखी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात करते हैं न्यूमेरिकल की, कि कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन लिया, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी रूम हीटर है, उसकी पावर आपको दे रखी है, उसकी पावर आपको दे रखी है 1500 वॉट। हर दिन वो 3 घंटे यूज किया जाता है, एक यूनिट की कॉस्ट है 5 रुपीज। तो पूरे मंथ में कितनी कॉस्ट आएगी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा अगर मैं खाली यही यूज कर रहा हूं और कोई भी डिवाइस यूज नहीं कर रहे। खाली कहने का मतलब इसी की कॉस्ट अपने को कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले पावर दे रखी है 1500 वॉट, टाइम गिवन है आपको 3 आवर्स। सो जैसे कि अपने को सारी चीजें यूनिट में दे रखी है, तो कहने का मतलब अपने को रिलेशन पता है 1 kWh इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो सारी कैलकुलेशन मैं करूंगा kWh के अंदर। सो kWh में अगर एनर्जी निकालनी हो, एनर्जी इन kWh, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो kWh में निकालने के लिए पावर होनी चाहिए किलोवाट में। सो पावर यहाँ पर कितनी है 1500 वॉट, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000। सो ये हो गया 1.5 किलोवाट। दूसरा चाहिए टाइम, टाइम किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, और वो आपको आर में ही गिवन है। सो वैल्यू जैसे यहां पर पुट करी, सो P इंटू 3, 1.5 इंटू 3 बिकम्स 4.5 kWh। कहने का मतलब ये है कि अगर उस रूम हीटर को मैं 3 आवर्स इन ए डे यूज करता हूं तो एक दिन में इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, 4.5 यूनिट की एनर्जी। अब आप देखिए एक दिन में इतनी है, मेरे को निकालनी है 30 डेज की, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 30 डेज विल बी इक्वल्स टू 4.5 इंटू 30। सो ये आ जाता है 135 kWh इन 30 डेज। अब ये तो होगी एनर्जी। अगर आप बात करें कॉस्ट ऑफ एनर्जी, अगर 1 यूनिट की एनर्जी, अगर अपने को पता है कि 1 यूनिट में 5 रुपीज कॉस्ट है, तो इतने यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो 135 यूनिट इक्वल्स टू
135 मल्टीप्लाई बाई 5। सो ये कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 30 डेज। सो ऐसे अपन किसी भी गिवन डिवाइस की, एक डिवाइस हो सकती है, बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती है, उनमें अपन एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं।